2 किलो चावल, 2 किलो दाल। शकुंतला के 2 बेटे और 2 बहुएं थी। बड़ा बेटा संदीप और उसकी चालाक पत्नी उमा, छोटा बेटा नवीन और उसकी भोली भाली पत्नी कमला। शकुंतला के घर में रुपए पैसे की कोई कमी नहीं थी, इसलिए घर में कभी पैसों को लेकर कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। दोनों बहुओं को शकुंतला देवी ने अच्छे से रखा हुआ था। तीज त्योहार पर भी शकुंतला देवी खुद अपनी बहुओं को बाजार ले जाती थी और गहने और कपड़ों की खरीदारी करवाती थी। उमा की एक बुरी आदत थी, वो हर समय कमला को नीचा दिखाने की कोशिश करती थी और उसे बेवकूफ साबित करने की फिराक में रहती थी। अरे कल करवा चौथ का व्रत है, तो ये नहीं कि पूरा दिन तुम बाजार में खरीदारी में ही निकाल दो। कितनी और खरीदारी करोगी? मैं थक गई हूँ, घर भी जाना है। माँ जी, मेरी तो सारी खरीदारी हो गई, पर अभी तक कमला अपनी चूड़ियाँ खरीद कर नहीं आई है। बस उसी का इंतजार कर रही हूँ, वो आए तो हम भी चले। पर कमला ने इस दुकान से चूड़ी क्यों नहीं ली? हम दोनों ने भी तो यहीं से खरीदी है। वो कौन सी अनोखी चूड़ियाँ खरीदने गई है? पता नहीं माँ जी, मुझे तो यही बोल कर गई कि मैं किसी दूसरी दुकान से चूड़ी लेने जा रही हूँ। कमला दूसरी दुकान से चूड़ियाँ खरीदने नहीं गई थी, बल्कि भोली भाली कमला को बेवकूफ ठहराने के लिए उसकी जेठानी ने जानबूझकर उसे दूसरी दुकान पर चूड़ियाँ खरीदने के लिए भेजा था। कमला, तुम चाहती हो ना कि तुम अगले 7 जन्मों तक देवर जी की पत्नी बनो? हाँ भाभी, मैं तो यही चाहती हूँ। तो एक काम करो, कल का जो करवा चौथ है वो अत्यधिक प्रभावशाली है। अगर तुम अगले 7 जन्मों तक देवर जी का साथ चाहती हो तो कल जब हम बाजार जाएंगे तो तुम 7 चूड़ी की दुकानों पर जाना और हर दुकान से एक एक चूड़ी खरीदना, यानी कि तुम्हारे पास 7 चूड़ी हो जाएंगी। फिर तुम पूजा में वही चूड़ी पहनना। ठीक है भाभी, मैं ऐसा ही करूँगी, पर आप माँ जी को बता देना कि मुझे चूड़ी खरीदने में देर क्यों लगी, वरना वो मुझ पर गुस्सा करेंगी। अच्छा बेवकूफ बनाया मैंने उस बेवकूफ को। बड़ी सीधी सादी गुणवती बनती है। अभी आएगी तो माँ जी से ऐसी डांट पड़ेगी, 7 जन्म तक पति का साथ मिले या ना मिले, पर 7 जन्म तक वो ये डांट नहीं भूलेगी। तभी कमला आ जाती है। कहाँ रह गई थी? और चूड़ी लेने के लिए दूसरी दुकान पर जाने की क्या जरूरत थी? हम दोनों ने भी तो यहीं से चूड़ियाँ खरीदी हैं। तो तुझे दूसरी दुकान पर चूड़ी खरीदने का शौक क्यों आ गया? दिखा कौन सी चूड़ियाँ लाई है, हम भी तो देखें उस दुकान पर तुझे क्या मिला। माँ जी, मैं एक दुकान पर नहीं गई थी, मैं चूड़ी खरीदने के लिए 7 दुकानों पर गई थी। मैंने 7 चूड़ियाँ इकट्ठी तो कर ली, पर किसी भी दुकानदार ने मेरे से चूड़ी के पैसे नहीं लिए। मैंने कितनी बचत भी कर ली और अपने पति माँ जी, अरे क्या इस बेवकूफ की बातों पर ध्यान देते हो? चलो ना घर चलते हैं, बहुत जोर की भूख लगी है। भाभी, आप बात से पलट रहे हो। आपने ही तो कहा था कि 7 दुकानों से एक एक चूड़ी खरीदने से मुझे अगले 7 जन्म तक मेरे पति का साथ मिलेगा। क्या आप भूल गई? 7 दुकानों से चूड़ियाँ और अगले 7 जन्म तक पति का साथ, ये सब क्या बकवास है? उमा, तुमने कमला से ये सब करने को कहा? माँ जी, मैंने सिर्फ मजाक किया था। मैं तो बस उसे थोड़ा सा। मजाक? ये कोई मजाक नहीं है, ये तो भोली भाली कमला को परेशान करना है। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। बेटा, तुम इतनी सीधी हो कि तुम्हारी अच्छाई का लोग फायदा उठाते हैं। ऐसा मत किया करो। और हाँ, 7 जन्मों तक पति का साथ चूड़ियों से नहीं, बल्कि तुम्हारे प्यार और तुम्हारे अच्छे व्यवहार से मिलता है। मैं समझ गई माँ जी। उमा, तुम कमला से माफी मांगो अभी। और तुम दोनों मेरी बात ध्यान से सुनो। आज से मेरे घर में कोई चालबाजी नहीं चलेगी। तुम दोनों को एक साथ मिलकर रहना होगा। सास के समझाने के बाद दोनों बहुएं चुपचाप घर लौट आईं, लेकिन उमा के मन में सास के दिए हुए अपमान और सबके सामने अपनी चालाकी पकड़े जाने का गुस्सा भरा हुआ था। उसने मन ही मन कमला से इस अपमान का बदला लेने की ठान ली थी और फिर एक दिन उमा को मौका मिल ही गया कमला से अपना बदला लेने का। उमा बहू, तुम कमला के साथ बाजार जा रही हो तो राशन वाले से 2 किलो चावल और 2 किलो दाल लेती आना। मिल गया मौका। माँ जी, मैं तो बाजार नहीं जा पा रही, मुझे तो घर का भी बहुत सारा काम करना है। आप एक काम करो, कमला को भेज दो। हाँ ठीक है, भेज देती हूँ। तुम्हारे ससुर जी कह कर गए थे कि कल राशन वाले की दुकान बंद होगी और किसी को तो जाना पड़ेगा। अब वो तीनों शादी से रात को लौटेंगे, फिर दाल चावल नहीं आए तो कल परेशानी होगी। कमला, इधर आओ। जी माँ जी। तुम बाजार जाओ और राशन की दुकान से 2 किलो चावल और 2 किलो दाल ले आओ। तुम्हारे ससुर जी बता कर गए हैं कि कल दुकान बंद रहेगी, इसलिए अभी ले आना। ठीक है माँ जी। कमला को अकेले बाजार जाते देख उमा को अपना बदला लेने का मौका मिल गया। वो झट से कमला के पास जाती है और मुस्कुराते हुए उससे बात करती है। कमला, उस दिन की बात के लिए अभी तक नाराज हो? नहीं तो भाभी, मैं तो वो बात कब की भूल गई।
चलो अच्छा है, तुम ये बात भूल गई। वैसे मैंने तुम्हें अपनी देवरानी कभी नहीं समझा, हमेशा अपनी बहन ही माना है। मुझे पता है तुम बाजार से 2 किलो चावल और 2 किलो दाल लेने जा रही हो, तो मैं सोच रही थी तुम इतना सारा वजन अकेले कैसे उठा कर लाओगी। एक काम करो, मैं तुम्हें एक तरीका बताती हूँ जिससे तुम्हारा काम भी आसान हो जाएगा और तुम्हें वजन भी ज्यादा नहीं उठाना पड़ेगा। अच्छा, वो कैसे भाभी? बहुत आसान सा है, सुनो। जब तुम दाल चावल खरीदने जाओगी तो दोनों को अलग अलग लाने की जगह एक साथ ही मिलवा लेना, फिर वजन भी हल्का हो जाएगा और तुम्हें 2 थैले भी नहीं पकड़ने पड़ेंगे। हाँ, ये तो बहुत आसान रहेगा भाभी। ठीक है, तो मैं राशन वाले से बोल दूंगी कि 2 किलो दाल 2 किलो चावल बराबर मात्रा में एक ही जगह तोल दे। कमला फिर से एक बार उमा की बातों में आ जाती है और बाजार जाकर दुकानदार से 2 किलो चावल में 2 किलो दाल मिलवाकर घर आ जाती है। माँ जी, मैं दाल चावल ले आई। अरे वाह, ले आई मेरी बहू, कितनी सयानी है। आज दाल चावल ही बन जाएंगे, मैं साफ कर देती हूँ। अब आएगा मजा। ये लीजिए माँ जी। ये क्या है बहू? ये तो खिचड़ी है, मैंने तो दाल और चावल बोले थे। माँ जी, दाल और चावल ही तो है, पूरी 2 किलो चावल और 2 किलो दाल है। हाँ वही, पर दोनों मिले हुए क्यों हैं? अलग अलग बोला था ना मैंने लाने के लिए। आपने बोला तो अलग अलग था, पर क्या मैंने गलती कर दी माँ जी? और क्या, कितनी बड़ी गलती कर दी। अब इतनी सारी खिचड़ी का हम क्या करेंगे? दाल चावल अलग अलग क्यों नहीं लाई? कोई तो कारण होगा। पता नहीं कमला बहू, तुम्हारा दिमाग कहाँ रहता है, जब देखो तब गलती करती रहती हो। माँ जी, मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। भाभी ने मुझे बताया था कि ऐसे चावल और दाल एक साथ मिलाने से वजन हल्का हो जाता है और लाने में भी आसानी होती है। उन्होंने कहा था कि वो मेरी बहन जैसी हैं और इसीलिए मेरी मदद कर रही हैं। उमा, क्या तुमने जानबूझकर कमला से ये सब करवाया? नहीं माँ जी, मैंने तो बस मजाक किया था। मुझे क्या पता था कि ये सच में ऐसा कर देगी। मैं समझ गई माँ जी, खोट मुझ में ही है। शायद मैं बहुत सीधी सादी हूँ, बेवकूफ हूँ, इसीलिए तो सबको अपना समझ लेती हूँ। भाभी ने मुझे अपनी छोटी बहन कहा और मैं उनकी बातों में आ गई। क्या करूँ, मेरा स्वभाव ही ऐसा है, सामने वाले को अपना समझ लेती हूँ। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, मुझसे गलती हो गई। मैं दोबारा बाजार चली जाती हूँ, अब अलग अलग लाऊंगी दाल चावल। अपने आप को दोष देने की कोई जरूरत नहीं है कमला बहू, जिसने गलती की है वही सजा भुगतेगा। उमा, ये दाल चावल जब तक अलग नहीं हो जाते तब तक इस घर में कोई तुमसे बात नहीं करेगा। यहाँ तक कि मैं संदीप को भी मना कर दूंगी कि जब तक तुम ये दाल चावल अलग ना कर दो वो भी तुमसे बात ना करे। अब ये तुम्हें देखना है कि तुम कितने दिन में ये दाल चावल अलग कर देती हो। उतने दिन तक तुम बिना किसी से बात किए रहोगी। जैसी करनी वैसी भरनी वाला फल उमा को मिल गया था। अगले कुछ दिनों तक घर में किसी ने भी उससे बात नहीं की। उमा की चालाकी उसी पर भारी पड़ गई और उस सजा के बाद उसने कभी भी कमला को सताने की कोशिश नहीं की। ब्याह कर नई नवेली दुल्हन कंचन जब अपनी ससुराल आती है। बहू, ये है तेरा भरा पूरा ससुराल। ससुराल? हे भगवान, ये मेरी ससुराल है? मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी मेले में आई हुई हूँ। कंचन की सास उसे उसके पूरे ससुराल वालों से मिलवाती है। इनके पैर छू बहू, ये तेरे ससुर जी हैं और वो सबसे बड़े जेठ जी और ये जेठानी। और इनसे मिल, ये दोनों तेरी ननद हैं और वो तीनों तेरे देवर। कुछ देर बाद वो आराम करने अपने कमरे में जाती है, जहाँ पहले से ही उसकी जेठानी के बच्चे उसके बिस्तर पर उछल कूद कर रहे थे। कुछ देर बाद उसकी ननद उसके कमरे में आती है। अरे बच्चों, तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? चलो अब चाची को आराम करने दो। अच्छा भाभी, माँ ने कहा है सुबह 5 बजे उठकर नहाकर पूजा पाठ कर लेना। वो कल आपकी पहली रसोई है ना, इसलिए। जी ठीक है दीदी। अगली सुबह तड़के उठकर कंचन तैयार हो जाती है, फिर अपनी पहली रसोई में सबके लिए कई तरह के पकवान बनाती है। अरे वाह कंचन बहू, तुमने तो काफी सारे पकवान बनाए हैं और खुशबू भी बड़ी लाजवाब आ रही है। लेकिन तुमने पराठे नहीं बनाए क्या? बनाए हैं ना जेठानी जी, पूरे 30 आलू के भरे हुए पराठे बनाए हैं। जानती हूँ थोड़े ज्यादा है, लेकिन आप देखना मेरे हाथ के बनाए हुए रायता बूंदी और कोफ्ते की सब्जी के साथ ये सब यूं ही चट हो जाएंगे। क्या कहा तुमने? 30 पराठे? अरे ये तो आधे से आधे परिवार के लिए भी नहीं होंगे। यहाँ तो नाश्ते में ही 100 पराठे रोज बनते हैं। 100 पराठे? और नहीं तो क्या, देख नहीं रही कितना बड़ा परिवार है, ऊपर से सबकी डाइट भी अच्छी है। हे भगवान, मैंने तो अपनी पहली रसोई का खाना बनाया था, लेकिन ये तो मुझसे अब पूरी बारात का खाना बनवा रहे हैं। क्या सोच रही है? देर मत कर, सब खाने पर आते ही होंगे।
फिर ये तेरे 30 पराठे तो यूं ही चट हो जाएंगे कि पता भी नहीं चलेगा, और फिर तुझे आटा लगाने तक का भी टाइम नहीं मिलेगा। अब पहली रसोई में तो तुझे सब अकेले ही करना है। गर्मी के मौसम में कुछ ही देर में वो पसीने से तरबतर होने लगती है। उफ, ये पूरे कुनबे के लिए 100 पराठे का दुख पहले क्या कम था, जो ये गर्मी की मार भी मुझे झेलनी पड़ रही है। बाय गॉड, ससुराल में पहले दिन ही ऐसा लग रहा है जैसे जिंदगी झंड हो गई हो मेरी। माँ, आज तुम्हारी सचमुच बहुत याद आ रही है। वो अकेले में बड़बड़ाए जा रही थी। तभी उसकी छोटी ननद पुष्पा वहां आती है। क्या हुआ भाभी, 1 घंटे से आप रसोई में खड़ी हो, लेकिन अभी तक आपसे 100 पराठे भी नहीं बने। बाहर सारे पराठे खत्म हो गए। हैं? खत्म हो गए? ये लोग इंसान है या जानवर जो बस चरे ही जा रहे। ये लोग मुझे बहुरानी बनाकर लाए या नौकरानी। इतनी जल्दी जल्दी तो कोई रोबोट भी रोटियां नहीं बना पाएगा। हे भगवान, ये कहाँ फंस गई मैं। ऐसे ही उसे 3 घंटे लगातार किचन में खड़े हुए बीत जाते हैं। उसका सारा मेकअप पसीने में बह चुका होता है। बस अभी अब और पराठे नहीं चाहिए। ये सुनते ही कंचन के प्राण में प्राण आते हैं। थैंक गॉड, मेरी पहली रसोई की रस्म पूरी हुई। अब कम से कम इसके बाद मुझे यूं 100 पराठे अकेले तो नहीं बनाने पड़ेंगे। शाम को सब औरतें कंचन की मुंह दिखाई के लिए उसके घर आती हैं। अरे बहू की नैन नक्श तो अच्छी है, दिखने में भी सुंदर है, लेकिन इसका चेहरा इतना मुरझाया हुआ क्यों है? अब नाश्ते में ही 100 पराठे बनवाएंगे तो चेहरा तो मुरझाएगा ही ना। जी कुछ नहीं, शादी ब्याह की रस्मों में तो बच्चे थक ही जाते हैं। वैसे भी आपको तो पता है आजकल के बच्चों का कितने नाजुक होते हैं। वाह भाई सासू माँ, चिट भी मेरी पट भी मेरी। वाह 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 वाह। उस रात मुंह दिखाई की रस्म काफी देर तक चलती है, जिस कारण कंचन थक जाती है। उफ, ना जाने ये कैसा पेट है इन लोगों का। ऐसा करूंगी, सुबह नाश्ते में मैं सबके लिए इडली सांभर और पोहा बना दूंगी। हाँ, ये ठीक रहेगा, वो जल्दी भी बन जाएगा और इस तरह मैं 100 पराठे बेलने से बच जाऊंगी। अगली सुबह कंचन सबके लिए नाश्ते में इडली सांभर और पोहा बनाकर तैयार कर देती है। ये क्या नाश्ते में भला ये इडली सांभर और पोहा कौन खाता है भाई? नहीं नहीं, हमें तो पराठे ही खाने हैं। जब तक 10-15 पराठे खाकर डकार ना आ जाए तब तक तो समझो पेट भरा ही नहीं जी। ये इडली सांभर तो हमारे दांत के नीचे भी ना आए। ठीक कहा, छोटी बहू जाओ, जाकर सबके लिए पराठे बनाकर ले आओ। जी माँ जी। गुस्से में कंचन रसोई में जाती है। इतने अच्छे दिल से मैंने इनके लिए नाश्ता बनाकर रखा था, लेकिन वो सारा खराब हो जाएगा। जब इन सबको पराठे ही खाने थे तो पहले ही बोल देते, कम से कम यूं गर्मी में खड़े रहकर पसीना तो नहीं बहाना पड़ता। कंचन फिर जल्दी से ढेर सारा आटा गूंथती है और पूरे 2 घंटे बाद 100 पराठे बनाकर तैयार कर लेती है और सबको सर्व करती है। लेकिन इस तरह वो काफी थक जाती है। इसी तरह वो दिन भर काम में लगी रहती। ऐसे ही रात का समय आता है। कंचन सबके लिए दाल चावल बनाकर तैयार कर देती है। अरे ये क्या बहू, तूने सिर्फ दाल चावल बनाए हैं? इसके साथ थोड़े बहुत पराठे भी बना लेती। इतने बड़े परिवार का भला दाल चावल से क्या ही होगा। हे राम, फिर पराठे? हाँ, यहाँ सबको पराठे खाने होते हैं। जी तो चाहता है पराठों में जहर डालकर खिला दूं इन सबको। फिर कंचन गुस्से में रसोई में जाकर सबके लिए पराठे बनाने लगती है। ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं। तीसरे दिन वो फिर से सबके लिए गर्मी में खड़ी रहकर पराठे बनाती है। फिर दिन में दाल चावल बनाती है, लेकिन तभी उसका सर दर्द शुरू हो जाता है और वो अपने कमरे में चली जाती है। कंचन, तुम्हारे शरीर पर ये लाल दाने कैसे हो गए? अब गर्मी में खड़े रहकर 100 पराठे बनाऊंगी तो ये तो होना ही था ना। जेठानी जी भी बस सब्जी बनाकर रसोई से बाहर आ जाती है। अकेले रसोई में खड़े रहकर तो मैं इतने लोगों के लिए पराठे बनाती हूँ ना। मेरी माँ ठीक ही कहती थी। उस वक्त मैं उनसे पराठे बनाने सीख जाती तो आज मेरी स्पीड अच्छी हो जाती। आपको पता है, पूरी 2 घंटे रसोई में खड़े रहकर मैं 100 पराठे बना पाती हूँ। अच्छा ठीक है, गुस्सा मत हो और अब तुम आराम करो। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक रोज बाहर बारिश का मौसम होता है। भाभी, कितना अच्छा मौसम हो रहा है ना, कुछ अच्छा सा बना दो ना। मैं अभी तुम सबके लिए गर्मा गर्म पकौड़े बनाकर लाती हूँ। ओ नहीं, पकौड़े नहीं भाभी, उससे तो पेट में गैस बनती है। ऐसा करिए, आप गर्मा गर्म पालक के पराठे बनाकर ले आओ और साथ में धनिया पुदीने की चटनी भी। हे भगवान, इस सुहाने मौसम में भी इन सबको पराठे ही सूझ रहे हैं। अगर इनका बस चले तो ये अपनी अंतिम यात्रा में भी पराठे लेकर चले। कंचन रसोई में जाकर पराठे बनाने लगती है, लेकिन अचानक वो बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद डॉक्टर को फोन करके घर पर बुलाया जाता है। देखिए, लगातार गर्मी में काम करने के कारण इनकी बॉडी का पानी सूख गया है, लेकिन आगे से ध्यान रखिए ये गर्मी में चूल्हे के पास कम जाए। और हाँ,
आप सबने जो अपने टेस्ट करवाए थे उनकी रिपोर्ट भी आ गई है। आप सबका फैटी लिवर हो गया है, इसलिए अब से आप पराठे जितना कम खाएं उतना आप लोगों के लिए अच्छा होगा। नहीं तो बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सबको अस्पताल भर्ती करना पड़ेगा। डॉक्टर की ये बात सुनते ही उन सबको अपनी गलती का एहसास हो जाता है और अब वो सब लिमिट से ही खाना खाते हैं और पराठे खाना भी बेहद कम कर देते हैं, जिससे अब कंचन को भी अपने बड़े ससुराल में कोई प्रॉब्लम नहीं रही।